नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मृदुल सर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जुड़ चुके हैं पूर्वांचल की बेस्ट संस्था लिब्रस क्लासेस से। देखिए, कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं था। मैंने पहले भी कहा था, वादा भी किया था, दावा भी था ये। और आप मुझसे 5:03 हो रहे हैं, 4 मिनट हो रहे हैं और जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा भी था कि हम लोग 27 तारीख से ऑनलाइन निःशुल्क 22 में बम की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये प्रमाण की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रत्यक्ष उपस्थित हो चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर। हाँ, मगर उसमें सबसे पहली क्लास के लिए आपके पीछे स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, संस्कृत भाषा से हम लोग शुरुआत करेंगे आज इस सीटेट के बम सीरीज की। और संस्कृत भाषा पूजनीय भाषा, आदि भाषा, मातृभाषा, तो निश्चित रूप से इस भाषा से शुरुआत करना ही अपने आप में सुखद होगा। और 22 में बम ये सीरीज निश्चित रूप से प्रभावी होगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह सीरीज बेहद लाभ देने वाला है। अगर आप इस सीरीज से हमसे प्रॉपर वे में एग्जाम तक जुड़े रहे तो निश्चित रूप से अब हर छात्रों के लिए आसान होगा 30 में 30 नंबर तक लाना संस्कृत में। हाँ, यह अतिशयोक्ति नहीं है कि 30 में 30 अंक क्या पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया जा सकता है यार, लोग पाने वाले पाए हैं। चलो 30 ना सही, 25 प्लस की गारंटी तो मैं यहां से आपको दे सकता हूं अगर आप हमसे बराबर जुड़े रहेंगे तब। तो बिल्कुल हर एक छात्र में अब 30 में 28 लाने का दम होगा जब 22 में लिब्रस के द्वारा बम होगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं संस्कृत विषय की, जो एक ऑप्शनल और वैकल्पिक विषय है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े लंबे तादाद में छात्र संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत एक वैकल्पिक है। अब आप 31 अक्टूबर से फॉर्म भी भरना शुरू करेंगे ऑनलाइन, है ना। समय पर भरिएगा क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का स्कीम है, तो आप सभी चूकेंगे नहीं। अपने मनचाहे सेंटर को प्राप्त करना भी आपका एक लक्ष्य होगा क्योंकि इससे आप मेंटल रिलीफ मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से आप जब मेंटली पूरी तरह से फ्री होंगे, रिलीफ होंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लिब्रस पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ। ठीक है, आप बहुत से लोग हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अल्पना सिंह, रुचि गुप्ता, अभिषेक यादव, श्वेता यादव, तृप्ति राय, अभिषेक यादव, एक लंबी तादाद में सभी लोग जुड़े हैं। आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि हम जो संस्कृत यहां लिख करके बैठे हुए हैं, इस संस्कृत को पढ़ना कैसे है ना। कैसे पढ़ना है, कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, सीटेट और यूपीटेट अपने आप में किस तरह से अलग होता है। बहुत से बच्चे सीटेट के नाम पे यूपीटेट की तैयारी करने लगते हैं, यूपीटेट के सिलेबस पढ़ने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को जानने वाला सीटेट पर ही केवल हिट करेगा तो नंबर बेहतर पाएगा। निश्चित। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। हमसे आप सभी जुड़ चुके हैं, प्लीज अंतिम तक आप हमसे बने रहेंगे, कहीं भी जाएंगे नहीं, वॉचिंग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, संस्कृत विषय सबसे पहला सीटेट में एक बात याद रखिएगा कि एक वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है। और ये ऑप्शनल होने के बावजूद भी सरदर्द है लोगों के लिए, है ना। ऑप्शनल होने के बावजूद भी बहुत से बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, कठिन है तब भी लेंगे। पता नहीं क्यों लेते, मुझे नहीं पता, मगर उनको कोई ऐसा सुना देता है धीरे से कि बाबू हिंदी से मैच करता है इसलिए ले लो, ले लेते हैं, बाद में झेलते हैं। देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट है यार, तब लो। पढ़ते समय तुमको महसूस होगा कि हाँ हम इसको कर लेंगे, तो लो, निश्चित कर लोगे। जुड़ के तो देखो, इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं पहले भी कह रखा हूं, है ना। और हम लोग अब प्रारंभ से सीटेट को शुरू करने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल होने के बावजूद भी एक लंबी भीड़ इसके पीछे चलती है। अब इसको सरल बनाने का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। निश्चित रूप से यहां संस्कृत में पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाने का प्रयास करूंगा। कैसे सीखेंगे, आपको पता होगा कि 30 प्रश्नों के लिए हम सभी लोग इस संस्कृत की वीडियो को देख रहे हैं। निश्चित सभी लोग ये सोचेंगे कि हम संस्कृत के 30 प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर लें, मगर इन 30 प्रश्नों को अकेले नहीं, 2 भागों में तोड़ कर देखना है। 15 और 15 को तोड़ देना है। निश्चित ऐसा आपको हर एक पेपर में मिलने वाला। सीटेट 2021 के लगभग 1 महीने पेपर हुए, उन सभी पेपरों का आप आकलन करिएगा, मैं तो करके आया हूं। उस 15 प्रश्न आपको सीधे सीधे पेडागॉजी से मिलने वाले हैं, जिसको आप संस्कृत शिक्षण कह सकते हैं। अब ये जो 15 सवाल हैं, उन 15 सवालों को हम कहेंगे कि ये गद्यांश और पद्यांश या फिर दोनों गद्यांश। ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर हम गद्यांश भी लिख सकते हैं और पद्यांश भी लिख सकते हैं। कौन सा जोड़ा बनाएगा हमें नहीं पता, हाँ मगर ये पता है कि 2 रहेगा। और इन दोनों से मिला करके 15 प्रश्न रहेंगे और इसमें भी हम बंटवारा कर सकते हैं 9 और 6 का।
यानी कि पहले गद्यांश से 9 सवाल और दूसरे से आपको 6 सवाल, ऐसा, या एक से 8 सवाल दूसरे से 7 सवाल, ऐसा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखने में ऐसा आया कि सीटेट 2021 में मैक्सिमम जगह पे दोनों गद्यांश ही पूछे गए, पद्यांश के महत्व को थोड़ा सा सीटेट 2021 ने कम किया। मगर नहीं, पिछले पेपर को अगर हटा देते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम देखें तो सीटेट ने गद्यांश और पद्यांश को समान महत्व दिया है, ठीक है ना। मगर हम ये कह सकते हैं कुछ भी है यार, गद्यांश है पद्यांश है, इस प्रश्न 9 और 6, 15 जो प्रश्न है ना, ये आपके सीटेट के नंबर को बढ़ा सकते हैं, यकीन मानो बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इस पे मेहनत नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, कैप्चरिंग, कैसे आप इसको ग्रहण करते हैं, ये अगर थोड़ा सा आप चेंज कर दें तो हमें लगता है ये 15 सवाल आपकी झोली में आज से हैं, अभी से हैं। कैसे? आइए, इन 9 से 6, 15 जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें सभी सवाल गद्यांश के भाव पे थोड़ी पूछे जाते। इसमें कुछ सवाल, या यूं कह लें 50-50% का रेशियो बना लेते हैं। 50% सवाल जो होते हैं वो गद्यांश के मूल भाव पर आधारित होते हैं, जबकि 50% सवाल इस गद्यांश में संबंधित व्याकरण से जो तथ्य होते हैं उन पर होते हैं। मुझे लगता है कि इस 50% भाव पर जो सवाल होते हैं वो तो गद्यांश पढ़ने के बाद ही आप टिक कर पाएंगे, जिसकी हम लोग बहुत जल्दी एक सीरीज में, इसी सीरीज में ट्रिक के माध्यम से मैं एक आध गद्यांश भी आपको हल कराऊंगा बेहतर तरीके से, कि कैसे गद्यांश से संबंधित सवालों को हम जल्दी से हल कर लें, कम मेहनत में हल कर लें। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं यहां पे व्याकरण पर। ये जो 50% व्याकरण है, हमें लगता है कि ये लगभग आपको 15 का 50%, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको व्याकरण से मिल जाएंगे। तो व्याकरण यूपी टेट में तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, यूपी टेट में व्याकरण का ही पूरा बौछार है। मगर सीटेट में 30 प्रश्नों में आपको केवल 7-8 प्रश्न व्याकरण से देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम सवाल आपको पेडागॉजी से मिलेंगे, और जो बचे कुछ हैं वो गद्यांश और पद्यांश या जो भी दिया हो उसके भाव से मिलेंगे। मगर यह भी जो ऐसा पोर्शन है ना, ये 7-8 नंबर, हम व्याकरण को बढ़िया से अगर पढ़ ले, कुछ टॉपिक्स को व्याकरण के पढ़ लें, सभी नहीं, कुछ टॉपिक्स को अगर हम व्याकरण के पढ़ लें, तो ये 7-8 सवाल कहीं जाने वाले नहीं हैं। विश्वास मानिए, हम आपसे जुड़े हैं। मैं आपके सभी पक्षों को इस पूरे सीरीज में समाप्त करूंगा, और इसीलिए नहीं, मैं ही नहीं, पूरी टीम कह रही है 22 में बम बम करना है, आपके सहयोग से करना है, और मुझसे ज्यादा आपको अंदर अपने विश्वास भर लेना है कि हम ये कर दिखाएंगे। और आप में ये शक्ति है, योग्यता है, आप ही हनुमान है, हम तो जामवंत हैं यार। बस पुशअप करना है, लंका पूरी तुम्हारे हाथ में है, समुद्र लांघो पार जाओ। आओ देख लो 7-8 सवालों में क्या व्याकरण में सारा पढ़ना है? नहीं भाई, वर्णमाला एक ऐसा पोर्शन है जिससे सवाल आते ही नहीं है सीटेट में। संस्कृत वर्णमाला से कोई सवाल ही नहीं आता। जो सवाल सीधे बनते हैं वो बनते हैं संधि से, अगर आप ध्यान दें तो, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, है ना, विभक्ति से। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये मुख्य चैप्टर्स मैं लिख रहा हूं जिससे सवाल बनते हैं, और कभी कभार आपको लकार से देखने को मिल जाता है। बाकी तो वो क्या है भाई, उसके बाद विलोमार्थी, विपरीत वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये सब तो वोकैब का पोर्शन है। ये पढ़ने का विषय नहीं है, ये तो धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड में चेंजिंग लाएगा। एकाएक आप सोचें कि हमको विलोम तैयार हो जाए, हमारा पर्यायवाची तैयार हो जाए, संभव नहीं है। उसके लिए आपको डेली थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने होंगे, नए नए शब्दों के संगत में आना होगा, उन शब्दों को अपने साथ जोड़ना होगा, अपने वोकैब को बढ़ाना होगा, तब वो प्रश्न आपके हाथ में होंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि गद्यांश पढ़ने के दौरान हम उन शब्दों को, गद्यांश नहीं भी समझ में आ रहा है तो गद्यांश के आगे पीछे के भाव से समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा ही कह रहा होगा। ये भी एक अच्छा बात है। सीटेट में अनुमान कौशल विकसित करना भी सबसे बड़ी बात है। अनुमान कौशल है, चाईपना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे गेस लगा के बढ़िया तुक्का मार दिया आंसर। अरे यार, गेस भी तो अपने बूते लगाया है। गेस लगाना भी अपने आप में कौशल है, सबके अंदर डेवलप नहीं होता। बहुत से लोग देखते हो कि गेस इतना तगड़ा होता है कि वो कहते हैं सी होगा, इसका ऑप्शन तो सी ही होगा। ये उनका कौशल है, उन्होंने इसके पीछे समय खर्च किया है, अनुभव किया है। और ये अनुभव कैसे आया है? हमेशा अनुभव भैया, अच्छे डिसीजन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस से आते हैं। सबको पता है गुड डिसीजन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? तो एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। जो अनुभव होता है ना, वो हमेशा गलत निर्णय से आता है। तो गलत निर्णय कभी हो गया, कभी ऑप्शन ए है हम डी चुन लिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। त्रुटि ही तो आपको दर्शाता है कि आप सीख रहे हैं।
और मुझे लगता है कि गलत डिसीजन लेने से गलत तो हुआ नुकसान हुआ, मगर एक नया जुड़ा पॉजिटिविटी में सोचो तो अनुभव, और यह अनुभव अगली बार आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। और यहां पर जितना गलत करना हो कर लो यार, एग्जाम से पहले। एग्जाम में जब बैठना तब गलत मत करना, इस बात का ध्यान रखना। और उसके पहले जितना आपको बटोरना है अनुभव बटोर लीजिए, और इसी अनुभव को हम लोग यहां पे साझा करेंगे। सभी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं जी, बिल्कुल। शहनाज खातून जी, आपको भी गुड इवनिंग, है ना। सभी लोग इसको शेयर करिएगा। हम चाहते हैं कि एक पूरा इतिहास बने इस बार का 22 में बम। तो ये कुछ मुख्य चैप्टर्स हैं जिनको हमें व्याकरण में मुख्यतः फोकस करना है। हमको संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति, लकार, है ना, ये सारे पोर्शन पढ़ने हैं। मगर ये बताओ, संधि पढ़ना है तो क्या संधि पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आपको अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उच्चारण स्थान इत्यादि अगर तैयार हो तभी आपको संधि चैप्टर आसान लगेगा, समझ में आएगा। और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि मैं अगर आपको बेस से लेकर के चलूं तो हम आपको वर्णमाला पढ़ाना जरूरी समझते हैं। इसलिए वर्णमाला नहीं पढ़ना है कि इससे सीधे सवाल बनेंगे, इसलिए पढ़ना है कि हमको संधि समझ में आए और बेहतर समझ में आए कि एक बार पढ़े तो फिर भूले ना। बस यही है, ज्यादा दिन नहीं है। 40 से 50 दिन आपकी परीक्षा में मोटी मोटा बचे हैं, बाकी तो सोने खाने में निकाल दो। और इस 40-50 दिन की तैयारी में अब जो पढ़ा तो सीधे सोचो अब एग्जाम में रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिलेगा, सीधे एग्जाम में बैठेंगे अब पढ़ के। तो ऐसी स्थिति में वर्णमाला हम लोग आज इस सेशन में शुरू करेंगे, मगर ये सोच के नहीं कि इससे हमको एग्जाम में सवाल मिलेंगे, ये सोच के कि ये प्रारंभ से है, ये वीडियो की शुरुआत है। यहां से हम अपना बेस मजबूत करेंगे और सीटेट में 30 में 30 लाने का प्रयास करेंगे। ये शुरुआत होनी चाहिए आपकी। और इस शुरुआत के लिए ही आपको संस्कृत की वर्णमाला, सबको पता है कि संस्कृत की वर्णमाला अगर पढ़नी है, बाकी 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी है भाई, इसके सिलेबस अलग हैं। हम लोग पेडागॉजी भी यथाशीघ्र शुरू करेंगे व्याकरण पे कमांड कर लेने के बाद, ताकि पेडागॉजी के जो संस्कृत के सवाल होते हैं ना, संस्कृत में लैंग्वेज होता है, और संस्कृत लैंग्वेज में भाई जाहिर सी बात है संस्कृत इसीलिए कठिन है क्योंकि संस्कृत में पूछता है, हिंदी में पूछता तो मजा आ जाता। और संस्कृत में पूछ रहा है फिर भी हम कर ले जाएं, इसके लिए जरूरी है कि हमारा पकड़ व्याकरण पे होना चाहिए, है ना। हम वास्तव में संस्कृत एक लैंग्वेज है तो हम उसको लैंग्वेज की तरह ही देखें कि क्या हम उसको पढ़ के समझ पा रहे हैं। चलो बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, पढ़ के समझ पा रहे हैं, इतना तो अंग्रेजी में डेवलप हो चुका है आपके लिए। अंग्रेजी भाषा को आप पढ़ के क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर जब बोलने को कहा जाता तब बोल भी लेते होंगे टूटे फूटे तरीके से। इतना काफी है ना इंग्लिश में, ठीक उतना ही काफी है संस्कृत में, यूं कहो उससे कम ही काफी है। पढ़ के समझ लेना है बस, पढ़ के बस भाव ग्रहण कर लेना है कि पूछ क्या रहा है। और उसके लिए आपको जरूरत है किसकी, इन सारे चैप्टर्स की। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जरूरत है किसकी, संस्कृत की बेस है, व्याकरण की सबसे समझिए नींव की ईंट मानी जाएगी उसकी वर्णमाला। किसी भी भाषा का प्राण है वर्णमाला। वर्णमाला संस्कृत की थोड़ी सी नए ढंग से हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदी की वर्णमाला तो है नहीं। संस्कृत की वर्णमाला देखो यार, शिवसूत्र आपने नाम सुना होगा, हमारे थंबनेल में टॉपिक भी लिखा गया है माहेश्वर सूत्र। हम लोग शुरुआत भी माहेश्वर सूत्र से करेंगे। आपको नेक्स्ट स्लाइड में माहेश्वर सूत्र देखने को मिलेगा। भाग खड़े होते हैं लोग इसको देख के, जी भी टूट जाती है, कहते हैं पता नहीं कैसे लोग पढ़ते हैं, याद की बात ही छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप भी नए हैं, हो सकता है चैनल पे भी नए हो सकता है इस सब्जेक्ट में भी नए हो। यकीन मानो तुमको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं यहीं से ऑन कैमरा देता हूं। न समझ में आए ना तो कमेंट कर देना कि सर पता नहीं कैसा पढ़ा रहा हो, समझ ही नहीं आ रहा है। हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट में बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें यहां नहीं समझ में आया, एक बार और बता दो। लास्ट में जाते जाते कह देना भैया कुछ नहीं समझ में आया, 1 घंटा पढ़े वेस्ट हो गया, ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आत्मविश्वास मुझे मेरे अंदर है, पैदा करना चाहता हूं यही आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर कि पढ़ेंगे तो आएगा, कैसे नहीं आएगा। और देखो संस्कृत में सबसे पहले शुरुआत करेंगे माहेश्वर सूत्र से। और माहेश्वर सूत्र होती क्या चीज है, ये जो सामने लिखा है ये है क्या, ऊट पटांग लिख रहा है, आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाई भी दे रहा होगा। अभी हम इसका उच्चारण भी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं आपको बता दूं कुछ नहीं है, ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत की एक वर्णमाला है। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ना, ए से लेकर जेड तक, हिंदी की वर्णमाला होती है ना, और से लेकर ज्ञ तक, ठीक वैसे ही संस्कृत की भी तो वर्णमाला होगी भाई। ये संस्कृत की वर्णमाला है अयुण से लेकर हल तक। अब नजरिया बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। ऐसा दृष्टिकोण बनाइए कि इसमें वर्णमाला दिखने लगे। अभी दिखेगा थोड़ी देर बाद, मगर थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा कर लें तो ये शिवसूत्र आया कहां से, तो नाम आता है महर्षि पाणिनि से। महर्षि पाणिनि किंवदंतियां ऐसी कहती हैं कि पढ़ने में एकदम नालायक थे, बकलोल प्रवृत्ति के थे, एकदम बम्मण प्रजाति के थे। कहा गया कि जरा भी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता था। और इनके गुरु थे उपवर्ष,
और गुरु की महती भूमिका होती है किसी के जीवन में, वही भूमिका अदा कर दिए उपवर्ष और एक दिन कक्षा से निष्कासित किए, कह दिए क्या कि तुमको भगवान शिव पढ़ा सकते और कोई नहीं पढ़ा सकता। पाणिनि बहुत दुखी हुए, पर थे सकारात्मक प्रवृत्ति के। अभी हम और आपसे कोई कह दे कि तुमको भगवान पढ़ा पाएंगे, निकल जाओ क्लास से, तो हमको लगता है चौराहा जाके वेट करोगे, उतरे अब मार देंगे, कैसे बोल दिया पत्र का, नहीं। मगर कितना सकारात्मक भाव था पाणिनि का कि सोचे यार कि अगर उपवर्ष हमसे ऐसा कह रहे हैं कि तुमको भगवान शिव ही पढ़ा सकते हैं तो सच कह रहे हैं। अब शिव के अलावा इस धरती पे कोई नहीं पढ़ा सकता, यहां की हमको ये उपवर्ष खुद नहीं पढ़ा सकता, तभी तो ये रिकमेंड कर रहा है जाओ, कहां चले जाओ, शिव कोचिंग क्लासेस चले जाओ, बढ़िया पढ़ाता है बंदा। अब क्या होगा, अब शिव की खोज में निकल पड़े। कहा जाता है लंबी तपस्या किए, कठोर तपस्या किए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए। और शिव का जान ही रहे हो, प्रकृति ही है, स्वभाव ही है क्या, आशुतोष, बहुत जल्द संतुष्ट होता है बंदा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि शिव की आराधना, शिव की पूजा इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति करता है, विशेषकर महिलाएं करती हैं, नहीं क्यों, सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होंगी, ऐसा लोग विश्वास रखते हैं शिव के बारे में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवता भी प्रसन्न कर लेंगे उनको तो राक्षस वो प्रसन्न कर लेगा, ब्रह्मा हो गए, शिव हो गए, इनको चुटकी घुमाया जा सकता है, और राक्षस तो हमेशा इनको उंगली पे नचा देते थे। और ऐसी स्थिति में शिव बेचारे भागे भागे कहां जाते थे, विष्णु के पास, कि बचा लो, कांड करके आए हैं, का किए, दे दिया आशीर्वाद, दे दिया, हमें दौड़ा रहा है। समस्याएं हमेशा शिव के साथ आती थी, परंतु इस बार शिव प्रसन्न हुए, किसके ऊपर, पाणिनि के ऊपर। और महर्षि पाणिनि के ऊपर इतना ज्यादा प्रसन्न हुए हैं कि कहा जाता है कि वो नृत्य करते हुए उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, और अति उत्साह से भरे होने के कारण नृत्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिव नृत्य की अवस्था में शिव नहीं रह जाते हैं यार, दुनिया जानती है, नटराज हो जाते हैं। नटराज की अगर आप भूमिका देखें हो तो कुछ यूं इस तरह से हाथ वाथ किए हुए, पूरे पैर अब जमीन पे रहेगा ही नहीं, एक ही रहेगा, एक पे ही खड़े हो जाएंगे। नटराज की भूमिका में जब शिव आते हैं ना तो तांडव करना शुरू करते हैं, और शिव के नृत्य का नाम है तांडव। अकेला शिव ही तांडव करता और कोई तांडव नहीं करता, सबको पता है ये बात कि शिव ही केवल तांडव कर सकता है। और कहा गया कि शिव इतने प्रसन्न थे कि पाणिनि के सम्मुख नृत्य करना शुरू किए। नृत्य के समाप्ति के समय जब लगा कि अब थक गए, तो मैं नहीं कहता, श्लोक कहता है कि क्या, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारी। सुना होगा आपने, नृत्यावसाने मतलब नृत्य के अवसान में, अवसान मतलब क्या, समाप्ति में, नृत्य के समाप्ति के समय, नृत्यावसाने नटराज राजो। नटराज किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, भगवान शिव को कहा जा रहा है, कहीं लिख नहीं रहा है, आपको समझ लेना है नटराज कहा गया, दैट मींस क्या, नृत्य की अवस्था में शिव पहुंच चुके हैं। कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद, नाद मीन्स क्या, बजाना है, लकार का प्रयोग किया गया है, क्रिया है ननाद, ढक्काम मतलब डमरू, नव माने 9, पंच माने 5, जोड़ो कितना हुआ, 9 5 14, नव पंचवारम, 9 धन 5 बराबर 14 बार उन्होंने अपने डमरू से क्या किया, वादन किया, डमरू की आवाज निकाली, कब, नृत्य के समाप्ति के समय। कौन, शिव। सिंपल है। ये श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है कि यह माहेश्वर सूत्र कोई आम सूत्र नहीं है ना, इस सूत्र को स्वयं साक्षात शिव देके गए हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और ये बात सच भी लगती है। इसलिए सच लगती है क्योंकि शिव जो है प्रलय के देवता हैं, सबको पता है, प्रलय ला देता है बंदा। विष्णु जहां पर पालन पोषण करने वाले हैं, ब्रह्मा जहां पर सृजन के देवता माने जाते हैं, वहीं पर शिव का एक ही काम है क्या, पकड़ो उठाओ नाश करो, खत्म करो, समाप्त करो। और ऐसी स्थिति में भगवान शिव अगर संस्कृत के वर्णमाला की नींव रखता है तो फिर कोई हिला के दिखा दे संस्कृत की इस वर्णमाला की नींव को। और यही कारण है कि संस्कृत आप पढ़ें ना पढ़ें, आदिकाल से चलती चली आ रही है, और यह भाषा पूरी तरह से लुप्त प्राय अब तक नहीं हुई, ना होगी। आप पढ़ें ना पढ़ें, मगर अब तो विवश हैं आप संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, और अच्छी बात है, इसी विवशता में ही सही कम से कम आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मूल मंत्र यही था कि संस्कृत भाषा को जन्म दिया उसके व्याकरण ने, व्याकरण को जन्म दिया उसकी वर्णमाला ने, वर्णमाला मतलब हो गया शिव सूत्र, और शिव सूत्र को जन्म दिया शिव ने, और जिसको शिव ने जन्म दे दिया बाबू, उसको कोई हरा मिटा नहीं सकता। बस यही कहना था। और इसीलिए सूत्र में कहा गया, तमाम जो मैं अभी श्लोक बोल रहा था उस श्लोक में भी ये कहा गया क्या, कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो शिव सूत्र है भगवान शिव की देन है। नृत्य के समाप्ति के समय दिया गया, डमरू के वादन से दिया गया। शिव ने अपनी कलाई को 7 बार हिलाया, तब जाके डमरू से 14 ध्वनियां निकली। और ये जो 14 ध्वनियां हैं, ये वही 14 ध्वनियां हैं जो अयुण से लेकर के हल तक आपके सामने लिखी गई हैं। गिन लो 14 हैं। और कहा गया ये 14 शिव सूत्र हैं। नाम क्या पड़ा? शिव सूत्र। कहने वाले बाद में कालांतर में कह दिए अरे यार पाणिनि की देन थी कि शिव की डमरू से निकली हुई ध्वनि को उसने क्या समझ लिया? उसने ये समझ लिया कि शिव की डमरू से निकली हुई ध्वनि ध्वनि नहीं है, ये तो इसमें तो संस्कृत की वर्णमाला है। चलो इसको अष्टाध्यायी में संकलित कर देते हैं। और पाणिनि ने इसका संकलन किया और इसीलिए महर्षि कहलाए। इसीलिए आज भी उनका नाम अमर है। उनके द्वारा उनकी रचित कृति अष्टाध्यायी आज भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। बस किस वजह से? शिव सूत्र के कारण। और लोगों ने कहा कि यार पाणिनि की बुद्धिमत्ता थी, हमारे सामने कोई बजा दे डमरू, भैया लाख नहीं बजा दे, डम डमाडम के अलावा कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। हम ही क्या, तुम्हारे ही सामने बजा दे तो क्या तुमको सुनाई देगा? ये पाणिनि की विशेष बुद्धिमत्ता थी, ये उनकी सृजनात्मकता थी, उनकी प्रतिभाशालीता है कि उन्होंने डमरू की ध्वनि में से अयुण से लेके हल तक सुन लिया। और संस्कृत में कहा गया यही शिव सूत्र है, यही वर्णमाला है। आइए अब एक ऐसे दृष्टिकोण को हम पैदा करें जिससे लगे क्या कि वास्तव में यह संस्कृत की वर्णमाला है। अभी नहीं लग रहा है। आइए उच्चारण करते हैं। आपके सामने लिखा गया है सबसे पहला सूत्र अ इ उण ऋ ए ओम ऐ औच ह य व रट लण य म ङ ण नम झभई घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै श श सर हल। अगर आप इसको पढ़ें, इसको बोलें, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलें तो आपको लगेगा यार म्यूजिकल तो है, कुछ तो इसमें संगीत, कुछ तो इसमें वाद्य विशेष है ना। बोलने वाले बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, एक श्वास में बोलें। कैसे? ऐसे कि अयुण ऋलिक एवं गयोच है वरट लणियम गणनम झभई गड़दस जब गड़दस खप चटत चटतौ कपय शशचर हल। और तब आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ तो इसमें ऐसा है जो रोमांच उत्पन्न करता है। रोए खड़े हो जाते हैं अगर आप इसको पढ़ें मेहनत से, उच्चारण के साथ, अपनी शुद्धि के साथ पढ़ें तो आपको लगेगा कि कुछ तो है। जब गड़दश घड़धश खप चटत चटतौ खप चटत चटतौ खप चटत चटतौ, लगेगा किसी को थिरका देंगे अपने सामने, कोई खड़ा तो हो जाए। ऐसा म्यूजिकल ये शब्द है। ऐसे नहीं कहा गया कि संस्कृत आदि भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, कुछ तो बात होगी ना। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि हाँ मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, चले आज इसका महिमा मंडन कर देते हैं। ऐसे लोग कहते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, कहते चले भी जाएंगे। हम तो एक छोटे से अंग हैं जो आपको अगर थोड़ा भी अनुभव करा पाए कि हाँ वास्तव में संस्कृत भाषा विश्व की पूजनीय भाषा होनी चाहिए, तो मानूंगा कि मेरी ये वीडियो सफल हुआ। आज का लाइक आपका इसी बात पर होगा, मेरे लिए नहीं होगा, संस्कृत भाषा के लिए होगा कि वास्तव में जिस भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। और अगर इस दम खम वाली भाषा को आपको पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए, तो जितना किसी मंच से खड़े होकर एक अंग्रेजी का व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में बोल के संवाद करके ताली बटोर लेता है ना, उससे कहीं ज्यादा या फिर उतना ही तुम किसी मंच से शुद्ध हिंदी भी बोल करके ताली बटोर सकते हो। संस्कृत के श्लोक को बोल के भी ताली बटोर सकते हो। वो दिन दूर नहीं है, दुनिया गोल है, बहुत जल्द हम वापस लौट रहे हैं। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को लेकर हम बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। आपने ये महेश्वर सूत्र पढ़ा है, अयुण ऋलिक ए ओम अयोच हय वरट लण यम गणनम झभई घड़धश जब गड़धश खफ छठथ चटतौ। ध्यान देना है, यहां पे देख लो, एक एक लेटर पढ़ना है, कुछ छूटने ना पाए। ख फ छ ठ थ च ट तौ खफ छ ठ थ च ट तौ खफ छ ठ थ चट तौ खफ छठथ चट तौ खफ छठथ चट तौ। लेटर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जैसा बोलोगे भाई वैसा ही लिखोगे। एक आध लेटर खा गए, वो तो खा जाते, इतनी भूख लगी एक शिव सूत्रे खाना शुरू कर दिए, अब क्या करेंगे? तो लिखते समय भी नहीं आएगा, लिखते समय भी वो खा जाओगे। जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, है ना। सारे कौशल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। 4 प्रकार के भाषा कौशल आप पढ़ते हैं, हमको पेडागॉगी भी पढ़ना है भैया, जानना। 15 नंबर है हमारे पास पेडागॉगी से। 4 प्रकार के भाषा कौशल में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तुम हिंदी में बोलते हो,
सीडीपी में पढ़ते हो। हम इसी बात को संस्कृत में बोलेंगे, सुनना नहीं बोलेंगे, श्रवणम सुनना, वाचनम संभाषणम बोलना, लेखनम लिखना, पठनम पढ़ना। सरल ही तो है यार। आप ये बात पहले से जानते थे, सुनना बोलना लिखना पढ़ना पहले से जानते थे। क्या किया, अपने वोकैब को थोड़ा तेज किया। आप सुनना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे श्रवणम, वाचनम बोलना, लेखनम लिखना, पठनम पढ़ना। और इन चारों प्रकार के भाषा कौशल में आपसी सामंजस्य होता है, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जैसा पढ़ोगे वैसा ही लिखोगे, जैसा पठन कौशल वैसा लेखन कौशल, और जैसा पठन कौशल वैसा ही वाचन। जैसा पढ़ोगे वैसा ही बोलोगे। तो भैया शुद्ध पढ़ो, शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलो और शुद्ध लिखो। और जब कोई शुद्ध बोलेगा तो सामने वाला शुद्ध शुद्ध सुनेगा भी। मेरे मुख से आप शिव सूत्र सुन रहे हैं, है ना? निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। आप भी ऐसा पढ़िए कि 4 लोगों के बीच में आप शिव सूत्र पढ़ें तो लोगों को आनंद आ जाए। लोग बोले वंस मोर, एक बार और सुनाओ यार, क्या गजब सुनाए, है ना? जैसा कि बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, है ना? आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि आज मैं आपके कमेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि आज मैं अपने जोश में आ गया था संस्कृत को लेकर के। पहला वीडियो हम लोग संस्कृत का यहाँ प्रसारित कर रहे हैं सीटेट के 22 के बम के सीरीज में। और निश्चित रूप से पहले ही मैं कहा था कि बम देना है इस बार। मैं एकदम पूरी तरह से तैयार हूं। तुम कब तैयार होगे मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूं वाचिंग और बढ़ाओ, शेयर कर दो यार, शेयर करो। अभी शुरुआत किया हूं मैं, अभी देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है तुमको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आइए देखते हैं। अब हम यहां पर पूरे माहेश्वर सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो सबको पता है यार कि 14 सूत्र हैं, और 14 मतलब होता है चतुर्दश। तो कई लोग इसको चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। सिंपल है, चतुर्दश सूत्र के भी नाम से जानते हैं। कुछ लोग पाणिनि की महत्ता देखते हैं तो पाणिनि सूत्र के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण भी होता है, आगे भी होगा। प्रत्याहार पढ़ लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग इसको शिव सूत्र ही कहते हैं, शिव ने जन्म दिया इसलिए। माहेश्वर सूत्र उनका एक पर्याय है शिव का, इसलिए माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। बहुत से नाम है, मगर ये नाम आपके सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि सीटेट में इससे डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनेंगे, हाँ, मगर संधि पढ़ने के दौरान शिव सूत्र का काफी इस्तेमाल है। इस वजह से हमने शिव सूत्र से इस्तेमाल किया। और हमें लगता है किसी भी काम का प्रारंभ करिए भगवान का नाम लेके करिए। अच्छी भाषा हमने चुनी है संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा में भी मैंने चुन लिया क्या कि अब आराधना हो तो विद्या के देवता हैं भगवान शिव। माता सरस्वती तो है ही, विद्या की माता है वो। हम विद्या के देवता भगवान शिव की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस शिव सूत्र के बारे में थोड़े से पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं, जो कि आपको पहले से पता भी होंगे। मैंने अभी कहानी के तौर पे सुनाया भी कि ये सूत्र कहां से प्राप्त हुए। तो ये सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अर्थात माहेश्वर सूत्र को शिव ने जन्म दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मगर चूंकि सीटेट की परीक्षा में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए फोकस नहीं करना है। हमें इसमें से क्या निकालना है, शिव सूत्र अच्छे से याद हो, ताकि हम प्रत्याहार बना पाए। प्रत्याहारों से सूत्र बनते हैं संधियों के, तो वो हमें अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम इन सबको पढ़ रहे हैं। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शिव सूत्रों का क्या कर लिया, संकलन कर लिया। और इन्हीं सूत्रों की मदद से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है प्रत्याहार। क्योंकि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र को कुल 14 खंडों में बांटा गया है। संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा गया है, 14 खंडों में बांटा गया है। और इसीलिए 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहने के कारण इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। सर थोड़ा पानी पिलाइएगा। इन सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला है, अतः इसे वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। यही मुख्य पॉइंट है कि इसमें संस्कृत की वर्णमाला छिपी हुई है। यार अभी तुम अयोड़ रली के होंगे, आप सुन रहे सूत्र क्या बोल रहा है, हम बोल पाएंगे कि नहीं, वैसा अलग की बात है। तुम बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे वो तो ठीक है, वो तो तुम जानोगे। मगर मैं बता दूं, जो बोल रहे हो ना वो वर्णमाला है। जैसे ABCDEFGH बोल जाते हो जड़ तक, ठीक वैसे ही ये भी बोलना है। अब कैसे इसमें वर्णमाला छुपा है, यही तो जानने वाली बात है भाई। और ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर आना होगा। थोड़ी सी और बातें जान लें, इसके बाद हमको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। कौन सी, इत संज्ञा के बारे में। जल्दी से इत संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सूत्र लिखा गया एषाम अन्त्याः इतः, तोड़ने पर पता चला क्या होगा, एषाम अन्त्याः इतः, अन्त्याः इतः। यही समझ लेना, अन्त्याः मतलब क्या होता है यार, अंत्य माने क्या होता है। बड़ा सिंपल सवाल है। हमें लगता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं अंदर अंदर सोच रहे होंगे अंत्य माने कुछ अंतिम जैसा होता होगा। यार तो एकदम सही सोच रहे हो, अंत्य माने अंतिम जैसा ही होता है। जब य किसी के पीछे दिखाई दे,
यत प्रत्यय योग्य के अर्थ में आता है। अंत मीन्स अंत के योग्य। कहा गया कि इस शिव सूत्र में जो वर्ण अंत के योग्य हैं वही तो इत संज्ञा है। एकदम सिंपल। बताओगे जरा, इस सूत्र में, अयुण सूत्र में अंत के योग्य कौन सा वर्ण है? कौन सा ऐसा वर्ण है जो अंत में आया है? आप कहेंगे ये ण जो है ना, इस सूत्र के अंत में आया है, इस सूत्र के अंत्य वर्ण में इसकी गिनती होगी। बस यही संज्ञा है, यही संज्ञा है, और इसी को हम लोग सूत्रांत वर्ण कहेंगे। थोड़ा आप जल्दी से कमेंट करके हमें बता दें कि शशसर में इत संज्ञा कौन है? कमेंट करके जल्दी से बताएं, शशसर में कौन सी इत संज्ञा है? आपके कमेंट को मैं देख रहा हूं। शशसर में इत संज्ञा बतानी है। शशसर में इत संज्ञा बतानी है, जल्दी से कमेंट करें जितने भी लोग हैं। अरे अपने होने का एहसास दिलाओ भाई, एकदम जिंदा रहो। बिल्कुल, बहुत सही। सबसे पहले आंसर आया आफरीन अंसारी जी का, र, कृष्णा, सृष्टि राव, ज्योति सिंह राजपूत, नवीन चंद मिश्रा, रेखा मौर्य। लाइन लग गई भाई। नेगा अग्ररी, तृप्ति राय, हिना सिद्दीकी, वेरी गुड। शशसर का अंतिम वर्ण, अब मुझे लग रहा है कि तुम समझ रहे हो यार, अब मुझे लग रहा है तुम समझ रहे हो। वेरी गुड। इसमें बहुत से लोग, नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस योग्य समझते हैं लिब्रस प्लेटफॉर्म को कि जुड़ना बहुत जरूरी है। 22 के बम में नहीं जुड़ा तो फिर कुछ नहीं किया यार, है ना? दम है तो जुड़ो। कहां? 22 के बम में। देखो, शशसर में सबसे अंतिम लेटर कौन है? र। हल का सबसे अंतिम लेटर कौन है? ल। आप कहेंगे कि यार संज्ञा कुछ है थोड़ी, जो तो इतना पढ़ा रहा है। एकदम सिंपल है। प्रत्येक सूत्र के पीछे एक अंतिम वर्ण आएगा जिसके नीचे हलंत लगा होगा। बस कह लो यही संज्ञा है, इतना ही जानो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। और 14 सूत्र हैं और प्रत्येक सूत्र के पास एक एक हलंत वर्ण है। अगर जिसको हम संज्ञा कह रहे हैं, सूत्रांत वर्ण कह रहे हैं, सूत्र के अंतिम का वर्ण ही तो सूत्रांत वर्ण है। तो 14 सूत्र है तो कितनी संज्ञाएं होंगी? सिंपल जवाब है, 14 संज्ञाएं होंगी। भाई हर सूत्र में अगर एक हलंत वर्ण है तो 14 संज्ञाएं होंगी। सिंपल है ना? बहुत सरल था। यही संस्कृत है, बहुत सरल संस्कृत। लोग कहते हैं क्लिष्ट संस्कृत। अरे क्लिष्ट नहीं है यार, एकदम सरल है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा होगा जिसका संस्कृत से दूर दूर तक नाता नहीं होगा, पहली बार वो पढ़ रहा होगा संस्कृत, तो लग रहा होगा कि हाँ, अब तक जितना बताया गया बेहतर जा रहा है, सही जा रहा है, हम समझ ले रहे हैं। सही तो चाहिए। यही आत्मविश्वास जिस दिन डेवलप होगा ना, उस दिन संस्कृत की पेडागॉजी ऐसे छांटते फिरोगे, अपने आप आएगा यार। करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ जरा देख लो इस संज्ञा के बारे में। यहाँ क्या बकवास बातें हैं, 2 मिनट में लगेगा, खत्म कर दिया जाएगा। कहा गया शिव सूत्र के प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण सूत्रांत वर्ण इस संज्ञा कहलाता है। पहले से जान रहे थे, अभी समझ भी गए। इसका उपयोग क्यों किया जाता भाई? कह रहा माहेश्वर सूत्र की सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अयुण क्या कर रहा है? उस सूत्र की सीमा डिसाइड कर रहा है, बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। तुम खत्म हो गए बाबू, अब नया आएगा रिलरिक। रिलरिक का क कह रहा अब तुम खत्म हो गए, चुप्पे रहो। अब कौन आएगा? एवं आएगा। एवं का ङ कह रहा अब एच को आने दो, खत्म हो गया तुम। यानी कि प्रत्येक इत संज्ञा का काम क्या है? माहेश्वर सूत्र की सीमा को निर्धारित करना। और साथ ही साथ इसकी गणना वर्णों में नहीं की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो भाई। अगर कोई पूछे शशसर में कितने वर्ण है तो कहोगे 3 ही वर्ण है, श श स। कोई कहा र को कहा नहीं गिने जी? लिखे तो हो। कहते ना र इत संज्ञा है ना, इसलिए नहीं गिनेंगे। उसकी गिनती वर्णों में नहीं होती है। इत संज्ञाओं की गिनती वर्णों में नहीं होती है। कोई कहा हयवरट में तब क्या करें? तो कहना हयवरट में सब गिन लेना, ट छोड़ देना। हयवरट में ट छोड़ देना, सबको गिन लेना। यानी ह य व र सबको गिन लेना। देखो शिव सूत्र में कुल इत संज्ञा कितनी है? 14 है। 14 सूत्र है तो 14 इत संज्ञाएं होंगी, है ना? और कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नकार एक ऐसी इत संज्ञा है जिसकी माहेश्वर सूत्र में पुनरावृत्ति की गई है। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये दिखा देते हैं। शिव सूत्र पर फिर से आइए। ये शिव सूत्र में आप जरा देखें तो आपको दिखाई देगा अयुण में जो ण आया है ना, वही लण में ण आया है। नहीं आया क्या? रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यही तो पूछा था, कौन सी ऐसी इत संज्ञा है, कौन सा ऐसा सूत्रांत वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? कह देना ण एक ऐसी इत संज्ञा है जो पहले सूत्र में भी आया है और छठे सूत्र में भी आया है। देख लो, अयुण रिले के ओंग अय छ वरड लण, 36 सूत्र है। छठे सूत्र में भी ण, प्रथम सूत्र में भी ण। और कोई इत संज्ञा देख लो रिपीट हो रहा हो तो बताओ। कोई इत संज्ञा नहीं रिपीट हो रही है, कोई भी इत संज्ञा रिपीट नहीं हो रही है। बिल्कुल प्रियंका चौधरी जी, संस्कृत कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। पूरे सीटेट को दृष्टिगत रखते हुए
आपके टिल सिलेक्शन तक जब तक आप बढ़िया नंबर नहीं लेते, पूरा बढ़िया से चलेगा। आप जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें। मैं अपनी ही नहीं पूरी टीम की गारंटी लेता हूं, पूरा टीम तब तक टिकेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही हम लोग छोड़ने वाले हैं और इतना योग्य बनाएंगे कि यार स्लोगन हमने दिया है कि 22 में बम बम, करना भी तो हमें आपकी मदद से करना है। तो हम नहीं टिकेंगे तो फिर मुश्किल ही है, हमें टिकना बहुत जरूरी है। हम तो टिकने को तैयार हैं, तुम भी टिको यार। पिच पे टिकना बहुत जरूरी होता है ना। बल्ला भांजते रहो, कभी दुग्गी मारना है, कभी चौका, कभी छक्का। पिच पे रहना जरूरी है, जहां हटे आउट हो गए, आउट हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पिच पे टिके रहना है, आज नहीं कल सफलता मिलेगी, मिलके रहेगी, है ना। संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। एकदम सिंपल है, यही मूल मंत्र है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ऋण जो है 2 बार आया है ना, तो णकार एक ऐसी संज्ञा है जिसकी माहेश्वर सूत्र में पुनरावृत्ति की गई है, 2 बार आया। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा यार हमको तो दिख रहा है हाँ भी 2 बार आया है, तो भैया रुक जाना, गलत कर रहे हो। हमने बोला इत संज्ञा कौन सी है, ये इत संज्ञा नहीं है, ये तो वर्ण है भाई। वर्ण 2 बार आया ये अलग सवाल बनेगा। जब हम पूछेंगे इत संज्ञा कौन सी है जो 2 बार आई है, तो केवल इत संज्ञा को ही कोरिलेट करिए। ऐसे तो देखोगे तो कहने वाले कहेंगे यार हमको यह यहां भी दिख रहा है, हमको यह यहां भी दिखाई दे रहा है, कहां, यहां ऊपर भी दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों एक ही है क्या? अरे नहीं, ये यह संज्ञा वाला यह है, ये लेटर वर्ण वाला यह है, दोनों में कोई मेलजोल है नहीं, कहीं का कहीं भी मत जोड़ देना। इत संज्ञा का कंपैरिजन इत संज्ञा से करिए, वर्णों की तुलना वर्णों से कीजिए। अगर कह रहा है कौन सी इत संज्ञा 2 बार आई है माहेश्वर सूत्र में, तो कहिए चुपचाप हाँ। कौन सा लेटर, कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो कहिए हाँ। यहां भी आया है और यहां भी आया है, और दोनों वर्ण की भूमिका में है। तो सवाल छोटे छोटे होते हैं, समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कहा यह गया कि इत संज्ञा की गिनती वर्णों में नहीं होने के कारण अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो कहना भैया तुम तो वर्ण नहीं हो। अब जितने हैं सब सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 का देना, इसमें 8 वर्ण है। समझ गए? इत संज्ञा का इतना सही कॉन्सेप्ट था। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और इन्हीं इत संज्ञाओं की मदद से हम लोगों को प्रत्याहारों का निर्माण भी करना है। इत संज्ञाएं इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रत्याहारों का निर्माण बिना इत संज्ञा के नहीं कर सकते, है ना। तो इत संज्ञा समझना बहुत जरूरी था। अब हम प्रत्याहार की तरफ बढ़ेंगे, प्रत्याहार समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। ये बताओ, अगर इत संज्ञा समझ में आ गई हो तो इसमें एक ऐसी इत संज्ञा है जो 2 बार आई है, वो भी समझ गए ना। एक इत संज्ञा है जिसके बाएं तरफ देखोगे तो केवल स्वर दिखाई देगा और दाहिने तरफ देखोगे तो केवल व्यंजन दिखाई देगा। ऐसी कोई इत संज्ञा दिखाई दे रही है क्या? कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, नेहा अग्ररी जी एकदम धांसू आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, आना चाहिए। रजिया खातून, प्रतीक्षा मिश्रा, आप सभी रिप्लाई कर रहे हैं, जिससे महसूस हो रहा है कि आपको आ रहा है। क्योंकि भाई ऑफलाइन कक्षाएं तो है नहीं कि हम आपका चेहरा देख लें और महसूस कर लें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी का छोटा सा चेहरा, किसी का बड़ा सा चेहरा, है ना, उससे पकड़ में आ जाता है कि इनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इनको ज्यादा समझ में आ रहा है ना। इनके चेहरे थोड़ी लाइट जल रही है, चमक है। अब यहाँ तो भाई ऑनलाइन है, मुश्किल है। कैमरे में तो केवल हमें लगता है हम खुद नहीं दिखाई दे रहे, तुमको कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको ये भी नहीं पता। तो बेहतर है कि जरूर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल, निधि सिंह का जवाब आने लगा, नीतू सिंह का भी जवाब आ गया, रजिया खातून का आ गया। च एक ऐसी संज्ञा है जिसके बाएं तरफ केवल स्वर है और दाएं तरफ केवल व्यंजन है। क्या गलत है भाई? 1 नंबर जवाब है। जहां भी हो मेरी तरफ से ले लो, एकदम तुम्हारे लिए लल्लन टॉप। च के बाएं तरफ आ जाओ तो केवल स्वर मिलेगा और च के दाएं तरफ चले जाओ पूरा हल तक, कहीं तुमको स्वर नहीं मिलेगा, केवल व्यंजन ही मिलेगा। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला, अयोण ऋलिक एवं अयोच जो हम तब से बोले जा रहे थे, ये संस्कृत के स्वर हैं। इसमें संस्कृत का स्वर छिपा हुआ है। कहा कि कैसे दिखाओ, तो कहेंगे देखो अ इ उ। अरे इसको तो गिनना नहीं है, नहीं गिनना, छोड़ दो, गिनना नहीं है, छोड़ दो। कोई ये नहीं कहेगा अरे यार हम च के बाएं तरफ देखे तो हमको तो व्यंजन मिल गया क। सर तो कह रहे थे कि बाएं तरफ केवल स्वर ही आएगा, है ना। तो ऐसा मत कहना, है ना। ऐसा अगर आ रहा है तो अपने आप को पहले बड़ी मार मारो। काहे? क्योंकि अभी बताए हैं इत संज्ञा की गिनती वर्णों में नहीं होती। तो क देखो तो इग्नोर मारो, भौवे मत दो इनको। ड़ देखो इग्नोर मारो, भाव ही मत दो इनको, भावे नहीं देना। इनको छोड़ के देखो अगर, तो हमें लगता है कि इसके बाएं तरफ अब जो बचा सब स्वर है कि नहीं है? है।
और कितने स्वर हैं तो कहोगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि संस्कृत में स्वरों की संख्या हो गई 9। उसी तरह से व्यंजनों को जब आप गिनना शुरू करेंगे तो ह चूंकि रिपीट किया है, अगर इसको एक बार गिने तो आप गिन लीजिएगा जरूर 33 आएंगे। ठीक ये 33 मूल व्यंजन वही मूल व्यंजन है जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, एक भी लेटर इधर उधर नहीं जाएगा। और अगर ह को 2 बार गिन लेंगे तो यही 33 34 में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात, सीटेट में आपसे तो पूछेगा नहीं स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है। हाँ, मगर चूंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा अच्छे से समझनी है, तो इसलिए वर्णमाला में थोड़ा सा मूलभूत जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। आइए हम कहते हैं कि ये 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अब ये 9 स्वर कोई पूछा कहां से कहां तक हैं, तो हम ये कह देंगे कि 9 स्वर यहां से यहां तक हैं। और इसीलिए संस्कृत में अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, इन चारों सूत्रों को हम कह देंगे स्वर विधायक सूत्र। बहुत कठिन है क्या? बताते जाना, जहां तुमको कठिन लगे कमेंट कर देना, सर आप तो कठिन लगने लगा, कर देना कमेंट। जरा है दम तो कमेंट करो। मैं तो दम से कह रहा हूं कि अगर दम है तो कमेंट करो कि सर संस्कृत कठिन लग रहा है दम करो। मैं पढ़ रहा हूं भाई, कमेंट करो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लिब्रस क्लासेस गोरखपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुल सर की क्लास लल्लन टॉप, आप सभी लोग लल्लन टॉप है, पूरा लिब्रस लल्लन टॉप है ना। एल फॉर लिब्रस, एल फॉर लल्लन टॉप। अब क्या चाहिए, आ जाइए। अब यहां से लेके हैवरट से लेके हल तक दौड़ जाओगे ना तो खाली व्यंजन मिलेगा। ऑब्वियस है यार, उसको स्वर विधायक कह रहे हो तो इसको व्यंजन विधायक कह दो। उसको स्वर विधायक कह रहे हो तो इसको क्या कह दो, व्यंजन विधायक कह दो। इसमें व्यंजन की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे शिव सूत्र में देखने से इतना पता चला कि ये पीछे हलंत वाले लेटर हैं, बिना काम के हैं, वर्णों में नहीं गिनना है, हटा देना है। अब इससे ये पता चला कि टोटल माहेश्वर सूत्र में 9 लेटर स्वर के हैं, 33 लेटर व्यंजन के हैं, कुल 42 लेटर हैं। कुल 42 है, यानी संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने लेटर हैं भाई? वर्णमाला में 42 लेटर है। जैसे हिंदी की वर्णमाला में आप पढ़ते हैं ना 52 है या 50 है, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में 26 है, 26 अल्फाबेट है। वैसे ही संस्कृत में 42 हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा सिनेरियो क्लियर होना शुरू हुआ होगा कि वास्तव में डमरू से जो निकला अयुण से लेके हल तक, ये सच में संस्कृत की वर्णमाला है। इसमें तो 9 स्वर हैं, इसमें तो 33 मूल व्यंजन है, इसमें तो टोटल 42 वर्ण हैं। और संस्कृत वर्णमाला में अब कोई कभी कुछ पूछेगा तो जो भी जवाब देगा वो शिव सूत्र देगा। कोई पूछा कि ये 9 स्वर कहां मिलेंगे यार, कहना शुरुआत के 4 सूत्र में मिलेंगे, अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच। और इसी कारण से इन 4 सूत्रों को हम क्या कहते हैं, स्वर विधायक। फिर हयवरट, लणयम, गणनम, जबई, गर्दश, जब गर्दश, कप, चटत, चटता, कपय, शस्यर, हल तक हमें केवल और केवल व्यंजन मिलेंगे। इत संज्ञाओं को यहां भी छोड़ना है, इत संज्ञाओं को यहां भी छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। और इनको जो शेष 10 सूत्र बचते हैं प्रारंभिक 4 को छोड़ देने के बाद, ये व्यंजन विधायक कहलाते हैं। और इसमें होते हैं कुल 33 मूल व्यंजन। ह को 2 बार अगर गिन लेंगे तो 34 अंक प्राप्त होंगे। आप जरूर से गिनकर देख सकते हैं। बिल्कुल, नवीन चंद्र मिश्रा जी का कहना है प्रत्याहार भी 42 है। हाँ बिल्कुल, प्रत्याहार 42 है, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में, है ना। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल नेहा यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्वर विधायक हो गए, ये व्यंजन विधायक हो गए। कितने स्वर हो गए, कितने व्यंजन हो गए, टोटल कितने वर्ण हो गए। यानी कि हमको शिव सूत्र में दिखना शुरू हो गया है क्या, वर्णमाला। वर्णमाला दिखने का मतलब क्या हुआ, क्या दिखने लगा यार, स्वर दिखने लगा, व्यंजन दिखने लगा, यही तो वर्णमाला है। किसी वर्णमाला का प्रारूप कैसा होता है, हिंदी के वर्णमाला का प्रारूप कैसा है, पहले स्वर दिखेगा, फिर व्यंजन दिखेगा। यहां भी दिखने लगा, पहले यहां से यहां तक स्वर दिखा, उसके आगे पूरा व्यंजन दिखा। अब क्या चाहिए, अबे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी ये शुरुआत हुआ है, अभी तो वर्णमाला दिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। अभी पूरा पूरा दिखना शुरू होगा जब हम प्रत्याहार भी पढ़ लेंगे। आ जाओ, जब अगले स्लाइड पर आ जाओ। हमारा स्लाइड ये वाला, ये जो हम लोग पढ़ चुके, शिव सूत्र में प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर विधायक कहा गया है। किन्हें स्वर विधायक कहा गया है, तो अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच कहा गया। सिंपल, खत्म। अंतिम 10 सूत्र व्यंजन को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन विधायक कहा गया है। किसे कहा गया है, कहोगे हयवरट, लणयम, गणनम, जबई, गर्दश, जब गर्दश, कप, चटत, चटता, कपय, शस्यर, हल को कहा गया है। खत्म, ये भी खत्म, और जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। इस आधार पर स्वरों की कुल संख्या 9 का, तो बताओ मत, हमको पहले से पता है, नहीं बता चुके हैं। और व्यंजन कितने हो गए, 33, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण ह की पुनरावृत्ति की गई है, आपको पहले से पता है। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण ह दोहराया गया है और इत संज्ञक वर्ण सूत्रांत वर्ण में ण दोहराया गया है, ये बात भी आपको पता है। और ह 2 बार आने के कारण यहाँ पे 33 गिन रहा है। इस प्रकार
शिव सूत्र के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 + 9 42 वर्ण है। क्या इसमें कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं इसके आगे अगले पर, अगले स्लाइड में आते हैं, प्रत्याहार समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये भी एकदम बच्चों वाला है, सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, एकदम बच्चों वाला है। अगर बढ़िया से समझ लिए तो तुम भी दूसरों को कहते फिरोगे यार तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, एकदम सरल है प्रत्याहार। एक बार पढ़ लो, कहाँ? लिब्रसवा में, है ना। एक बार 22 में बम बम वाला बैच देख लो। संस्कृत न सरल लगा, जो कहोगे हार जाएंगे, है जितना पहिने सब हार जाएंगे, पहले बता रहे हैं। सरल लगेगा इस बात की गारंटी है, सहज लगेगा इस बात की गारंटी है, अंक प्राप्त करोगे इस बात की गारंटी है, और अंक के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान प्राप्त करोगे, कॉन्सेप्ट प्राप्त करोगे जो कहीं नहीं प्राप्त करोगे। कॉन्सेप्ट सब लोग नहीं देते, ये मैंने खुद देखा है, सर्वे किया है, और मैं इसीलिए एक मुहिम, एक अभियान के तहत जुड़ा रहता हूं जब भी संस्कृत पढ़ाता हूं कि भैया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर जिस दिन हो गया उस दिन अंक वंक तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ना। अंक पाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानता, कॉन्सेप्ट जानने वाला अंक जबरदस्ती पा जाता है। तो भाई पूजो उसको जिसके पीछे लोग खुद चल के चले हैं ना। ऐसा ना हो कि आप जो है केवल अंक के लिए पढ़ाई करें, निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके समर्थन में भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं हूं तो कठिन कैसा, अच्छी बात है, इतना विश्वास दिखा रहे हो, हम भी तुम पे विश्वास कर लेंगे, तुम ही होगे जो 140 पाओगे, है ना। जरूर आ जाओ, प्रत्याहार समझते हैं। कहा गया प्रत्याहार क्या है, तो कहा गया प्रत्याहार भैया कैसे बना है पहले ये समझ लें। प्रत्याहार में 2 उपसर्ग हैं, प्रति और आहार से मिलकर बना है। देखते जाना किससे बना है, कहा गया प्रति और आहार से मिलकर बना है। तो एक उपसर्ग तो साफ साफ दिखने लगा, प्रति। एक और निकाल लो, आ। संस्कृत में आ न कह के इसको हम लोग कहते हैं आम। क्या कहते हैं? आम। ठीक, सीटेट के दृष्टिकोण से ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जैसे उपसर्ग उसमें ज्यादा पूछता है नहीं, कोई गद्यांश से सवाल उठा लेगा, शब्द उठा लेगा, कहेगा कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, बता दो। तो हम कहेंगे कि प्रत्याहार में प्रति और आंग उपसर्ग है। अब बचा हार, और हार जो शब्द है वो हृ धातु से बना है, और ये किस प्रत्यय से बना है, तो कहा गया इसमें घय प्रत्यय जुड़ने से हार बनता है। घय प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? हार बनता है। अब सोच रहे हो ये कौन सा प्रत्यय है? घय पढ़ने में नहीं आ रहा है, प्रत्याहार में कहीं ना घ दिख रहा है ना यहां दिख रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। डरोगे तो भाई मुश्किल है ना। पढ़ना है तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, डरना छोड़ दो, डराओ, मैं तो कहूंगा डराओ। दूसरा सवाल उठता है कि ये क्या बनाए हो। सीटेट के दृष्टिकोण से ये एक इंपॉर्टेंट साइन, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये मूल धातु को संस्कृत में रिप्रेजेंट करने का एक बेहद अच्छा तरीका है। कोई बोला कि गम धातु संस्कृत में लिखो, कैसे लिखेंगे? तो एक लोग लिख के ऐसे चले गए, गम। गम माने क्या होता है जी? गम माने क्या होता है? तुम्हारा गम वो वाला गम नहीं है, कभी खुशी कभी गम वाला गम नहीं है। कौन गम है? जाना, गो। गम माने गो। और ये जो गम है, अगर ये संस्कृत की एक धातु है तो संस्कृत में गम को ऐसे लिखा जाएगा। संस्कृत में अगर भू धातु है तो भू को ऐसे लिखा जाएगा। मूल धातु होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मिलावट कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि मिलावट इन द सेंस उसमें कोई उपसर्ग ना हो, कोई प्रत्यय ना हो। इसका मतलब कोई कहेगा कि क्या हम अंडर रूट में गच्छति लिख सकते हैं? धर देना, नहीं लिख सकते। क्यों कहोगे? गच्छति में पीछे जो लगाए हो उतनी प्रत्यय हटाओ, उसको मूल नहीं है वो, उसकी ओरिजिनलिटी को वो खत्म कर रहा है। गम रखो, अंडर रूट में गम लिख सकते हो, गच्छति तो बिल्कुल मत लिखना, भवति बिल्कुल मत लिखना। भू लिख सकते हो, भवति मत लिखना। तो संस्कृत में देखो मैंने क्या किया, जब प्रत्याहार में उपसर्ग हटा दिया, प्रत्यय निकाल दिया, जाहिर सी बात है इसकी इंप्योरिटी खत्म। अब ये हो गया प्योर, शुद्ध, पवित्र। और ऐसी पवित्र आत्मा को ही ऐसा पवित्र और ऐसी पवित्र आत्मा को ही ऐसा छांव मिल पाता है। कैसा? ऐसा जिसको आप गणित में कहते हैं मूल, कहते हैं ना, वर्गमूल, घनमूल। यही 3 लगा देते हो घनमूल बनता है, 2 लगा देते हो वर्गमूल बनता है, 4 लगा देते हो चतुर्थ मूल बनता है। सभी भाषाएं एक दूसरे से सह संबंधित हैं, आपको समझने की जरूरत है। और हमें लगता है आप अगर समझ गए
तो यहाँ पे किसी भी मूल धातु को आज के बाद से आप अंडर रूट में देख के घबराएंगे नहीं। बहुत मिले सोचते हैं अच्छा ई का लिख दिया गणित वाला, संस्कृत में गणित कैसे आ गया, वर्गमूल ना निकालने लगना, बॉडमॉस मत लगाने लगना, बस इतना ही करना, समझना कि अंडर रूट यहाँ पर मूल धातु को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है और इसमें है घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय जो किसी में जुड़ेगा हिर में तो बना देगा हार, आंग जुड़ेगा नौ का लोप हो जाएगा बनेगा आहार, प्रति जुड़ेगा तो ई और आ मिलकर के या बना लेगा इको यणची यण संधि से और बनेगा आपका क्या, प्रत्याहार। सिंपल सवाल उठता है कि प्रत्याहार शब्द कैसे बनता है, इस पे तो आप डिस्कस कर लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल रेणु नायक जी, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनो पंचवारम, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं है ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है सभी लोग। मनीष सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहता हूं कि हमारी ये क्लास पूरे सीटेट परिवार में जितने भी लोग जुड़े हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित हो। बस आप सभी नियमित बने रहिए। मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हैं यहाँ पे है ना, आपने बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छा संदेश भी दिया आपने। आइए सवाल उठता प्रत्याहार होता क्या है, तो कह रहा लो संस्कृत में पढ़ लो, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। नहीं समझ में आया, ना समझ में आए, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया ही होगा, झूठ मत बोलना, कसम खा रहे हैं तुम्हारी, इतना पक्का समझ में आया होगा कि संक्षिप्यन्ते मतलब कुछ तो संक्षिप्त होने की बात हो रही है, कुछ तो छोटा करने की बात हो रही है। किसको छोटा करना है, कह रहा वर्णों का संक्षेपीकरण अगर कर दिए तो बस समझ लो यही प्रत्याहार है। संस्कृत ही केवल ठेका नहीं लिया है प्रत्याहार का, यही संस्कृत का प्रत्याहार हिंदी में जब उतरता है तो शब्दों को संक्षिप्त करना शुरू करता है और आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए डॉक्टर को बस ऐसे लिख के चल देते हैं। ये भी तो संक्षेपीकरण है भाई, बस वर्णों का नहीं है, किसका है, शब्दों का है, ये शब्दों का प्रत्याहार है। डॉक्टर का टर कहां गया, पता नहीं कहां गया, लाघव चिन्ह है ना, गोली मत समझ लेना, गोली नहीं है, लाघव चिन्ह है। हिंदी के विराम चिन्ह में आप पढ़ते हैं प्रोफेसर, लिखने वाले प्रोफेसर ऐसे लिख देते हैं, फेसर कहां चला गया, फेसर खोजो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहां गया, संक्षिप्त हो गया, एक शब्द संक्षिप्त हो गया लाघव चिन्ह के द्वारा, ये भी तो प्रत्याहार ही है एक प्रकार का। मगर संस्कृत में जो प्रत्याहार है वो थोड़ा सा अलग है, वर्णों को संक्षिप्त करना है। ये किसको संक्षिप्त कर रहे हैं, हिंदी वाले शब्द को संक्षिप्त कर रहे हैं। संस्कृत किसको संक्षिप्त करेगा, ढेर सारे वर्ण ले आओ, हम क्या करेंगे उसको छोटे में रिप्रेजेंट कर देंगे। सवाल उठता है छोटा करना ही क्यों है, छोटा करने जानते हो क्या होता है, समय कम लगता है, जगह की बचत होती है, याद करने में आसानी होती है, रिप्रेजेंट करना आसान होता है, बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होता है क्या, संक्षेपीकरण। और ये हम नहीं करते, संस्कृति ठेका नहीं लिया है, इसका देखी देखा हिंदी वाले भी संक्षेपीकरण करते हैं, अंग्रेजी भी संक्षेपीकरण करता है, और अंग्रेजी संक्षेपीकरण नहीं करता तो हमें लगता है कोई आपसे ये नहीं कहता कि यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ, WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब को आप WWW लिख देते, क्या है, प्रत्याहारी तो है, शब्दों को संक्षिप्त किया गया। पीसीओ लिख दिए, पब्लिक कॉल ऑफिस, जगह जगह पीसीओ लिखा रहता है, पब्लिक कॉल ऑफिस लिखा रहता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या बोलते हैं आप, एटीएम क्या है, प्रत्याहार है। अरे यार अंग्रेजी वो प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, कुछ नया नहीं है, सब संस्कृत से ही टूट टाट के बने हैं, उससे प्रभावित हैं, उसको गुरु मानते हैं, ये अलग बात है कि बस आज उसी को लात धर के खड़े है ना। आप कहीं मत जाइएगा, हम सभी लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और आज जितना आपने पढ़ा है क्या आपको बेहतर समझ में आया है, मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट करके बताएं, कोई सुझाव हो, कुछ आपको लगता हो कि इसमें हमें और भी इंप्रूव करने की जरूरत है। हम भैया यहां सीखने आए हैं, ऐसा नहीं कि सिखाने आए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली बार उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए और भी अच्छा प्रभावी शिक्षण करेंगे, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो में और भी लोगों को जोड़ते समय संकोच ना करें किसी से कहते समय कि हाँ यार 22 में बम ज्वाइन करूं। बहुत से लोग संकोच करते हैं, पता नहीं कहीं ज्वाइन करा दें, कहीं लटक वटक गया, नहीं हो पाया तो कहेगा तो वहीं ज्वाइन कराया थे, पता नहीं कौन सा चैनल ज्वाइन करा दिए थे यार। ये विश्वास आपके अंदर तब आएगा ना जब आप हम पे विश्वास दिखा देंगे, और आप हम पे विश्वास तब दिखाएंगे जब आप हमारी कमियों को सुधार की दिशा में ले जाएंगे। तो एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, विनम्र आग्रह है कि अगर आपको इसमें कुछ सुझाव की आवश्यकता है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो अच्छा बताएं,
बुरा लगा हो बुरा बताएं, निष्पक्ष भाव से बताएं, किसी प्रकार के हमें चापलूसी की आवश्यकता नहीं है, चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा ही सुनना चाहता हूं। आप कटाक्ष भी कर सकते हैं, व्यंग भी कर सकते हैं। एक मर्यादित भाषा के अंतर्गत आप अपनी हर बातें यहां पर कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कमेंट को पूरा लिब्रस टीम, यहाँ की टेक्निकल टीम देखती है, संबंधित टीचर तक पहुंचाती है। उसमें अपेक्षा की जाती है कि वो अगली बार उसको सुधार करके यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। हाँ, आप सभी के कमेंट लाइव चैट में आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास रहा सर, बम बम में मजा आ गया। तो मैं कहने वाला ही हूं कि बम बम में मजा आने ही वाला है, और अभी तो हम मजा दिए ना, नेक्स्ट मजा देने वाले हैं दीपक सर। सीडीपी का थंबनेल आपको दिखने लगा होगा अपकमिंग में, पहले से दिखता रहा होगा। तो जितनी संख्या में आप हमसे जुड़े रहे, इससे दोगुनी संख्या में जुड़िए, क्योंकि संस्कृत तो एक ऑप्शनल विषय है यार, उपेक्षित विषय है, मगर सीडीपी तो पूरा माई बाप है। सीटेट का माई बाप वही है ना। हमें लगता है कि हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा जरूर जुड़ा रहता है, और हम चाहते हैं आप सभी लोग नीचे जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको इन सारे का पीडीएफ वगैरह वहां आसानी से मिल जाए और आप अच्छे से नोट्स वगैरह बना सकें। लिंक नीचे मिलेगा, आप वहां से, नहीं तो लिब्रस क्लासेस गोरखपुर सर्च करके भी आप जा सकते हैं। हमारे इंस्टा को फॉलो करें, हमारे एफबी पेज पर आ जाएं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिब्रस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो, है ना, ये आपके ऊपर है। मगर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और बड़ा ही आत्मीयता अनुभव होता है। हमसे लगता है कि मैं आपसे सीधा संवाद, स्वस्थ संवाद, सामने सामने संवाद कर रहा हूं। तो कहीं भी जाइएगा मत आप।